यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत की इकोनॉमी सर्वाइव कर रही है, तो दोबारा रिवाइव कर रहे हैं। इस कोरोना संकट में भारत को एक अवसर मिला है और इस अवसर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अवसर की तरह है। और भारत हर बार जब भी इस तरह की कोई समस्याएं आई हैं तो एक भारत ऐसा स्टेट रहा, भारत एक कंट्री रहा है जो सदैव उभर कर आया है। हाँ, इस पूरे इस देश में चूंकि 130 करोड़ लोगों के ऊपर संकट है और इकोनॉमी की दशा हम सब जानते हैं कि पिछले 250 वर्ष से हमारे देश की क्या चल रही है। इवन स्वतंत्रता के बाद हमारे जब हमने मॉडल्स अपनाए तो उन मॉडलों ने हमको विफलता ही दी। हम उन सभी मॉडलों पर आज चर्चा करेंगे कि इम्पीरियलिज्म का मॉडल कैसा था, उसके बाद 150 वर्ष इम्पीरियलिज्म का मॉडल चला, उसके बाद फिर साम्यवाद का मॉडल चला यानी कम्युनिस्ट मॉडल चला, फिर उसके बाद वैश्विक मॉडल यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मॉडल चला और इन मॉडल्स ने क्या सफलताएं और असफलताएं दी। और फिर हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हिंदू मॉडल ऑफ इकोनॉमी जो वैदिक शास्त्रों में दिया गया था, उस हिंदू मॉडल ऑफ इकोनॉमी में क्या सिचुएशन थी और कैसे हम उसमें विश्वगुरु थे और उस समय भी हम संसार की 60% के अप्रॉक्स इकोनॉमी को करे हुए थे। आज हम वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट करके किस सिचुएशन में आ गए हैं, उन मॉडल्स पर एक एक करके चर्चा करेंगे और उन मॉडल्स का स्पेसिफिक पोस्टमार्टम करेंगे कि देश में पर कैपिटा जीडीपी कहाँ पर ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम कहाँ पर ज़्यादा है, बिजनेस कहाँ पर ज़्यादा है, कौन से मॉडल पर कौन सा काम हो रहा है और हम किस प्रकार से सेविंग से क्रेडिट कार्ड पर चले गए हैं और आज हम उधार की ज़िंदगी जीने लगे। इस पूरी व्यवस्था के बीच में चूंकि कुछ सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, वो हिंदू मॉडल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। हिंदू मॉडल को अगर उत्तर प्रदेश सरकार अडॉप्ट करेगी, पीछे के बहुत सारे विषयों पर मैंने उस पर डिस्कशन किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय क्या कर रही है। यूपी सरकार ये हिंदू मॉडल को अडॉप्ट करने की दोबारा कोशिश कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार भी कुछ वैसा ही कर रही है, लेकिन आज के वैश्विक मॉडल के साथ साथ वो मिक्स करना थोड़ा सा घालमेल लग रहा है, या सरकार के दिमाग में कोई अच्छा प्लान होगा, वो धीरे से इस रूट से उस ट्रैक पर आएंगे। इसके बीच में उत्तर प्रदेश सरकार को जो हिंदू मॉडल के अगेंस्ट में मॉडल्स डेवलप हुए, जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि इंपोर्टेड मॉडल हैं। इंपोर्टेड मॉडल से मतलब है वो खाड़ी का मॉडल रहा हो, वो यूरोपियन मॉडल रहा हो, वो अमेरिकन मॉडल रहा हो, वो वैश्विक मॉडल रहा हो, या वो कम्युनिस्ट मॉडल रहा हो, ये सारे इंपोर्टेड मॉडल हैं। इन इंपोर्टेड मॉडल्स के जो फॉलोवर हैं वो मीडिया रिपोर्टिंग बड़े अच्छे से कर रहे हैं। जैसे औरैया की घटना हुई, अब औरैया की घटना के पीछे किसी ने राजस्थान सरकार को दोषी माना तो किसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी माना। उत्तर प्रदेश सरकार जो अच्छा कर रही है उसमें बहुत सारी कमियां निकाली। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू सुन रहा था, कोई एक न्यूज़ चैनल, मैं नया चैनल का नाम नहीं लूंगा, न्यूज़ चैनल उस पर डिस्कशन कर रहा था और उनको एक्यूज्ड बना रहा था। वो बार बार कहते जा रहे थे कि मैं इस पर इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, इस पर दोषियों को सजा दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एंकर उनकी जबान में उंगली डालकर बार बार उसको कुरेद रही थी। बाद में उनको कहना पड़ा कि एक ही बात को आप 5 बार पूछ चुके हैं, मैं उसका सोल्यूशन बता चुका हूं। बाद में जब फ़ोन कट हुआ तो एंकर ने कहा कि मैं तो देश की बात कर रही हूं, ये वो दोनों ही, जो वहां से रिपोर्टिंग कर रहा था प्रयागराज से और जो यहाँ पर बैठा था, वो दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जो अरेबियन मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि अरेबियन संस्कृति उनका एक मॉडल है। आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रकार के लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहे थे कि राजस्थान सरकार ने बस से उतारकर एक ट्रक में लदवा दिया। अरे भाई, मजदूर कहीं जा रहे हैं, कोई ट्रक जा रहा है, तो ये संभव है कि सरकारें, या उस समय ह्यूमन माइंड जैसा काम करता है, उसने व्यवस्था को देखते हुए कि ट्रक जा रहा था, ट्रक पर चढ़ा दिया। क्या भारत में लोग ट्रकों पर नहीं चलते? अभी आप गांव देहात में जाएंगे तो 80% लोग ट्रकों पर सवारी करते हैं, ट्रैक्टर्स पर चलते हैं, जुगाड़ गाड़ी पर चलते हैं। तो सरकारों में काम करने वाले व्यक्ति ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग के सामने जो साधन दिखाई पड़ा, उन्होंने कहा इस साधन से आप निकल सकते हो, निकल जाओ। अब औरैया में उसका एक्सीडेंट हो गया, पलट गया, ये भी एक स्वाभाविक चीज ही है। अब उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई, बड़ा दुखद समाचार है कि मृत्यु हो गई, लेकिन नो वन वॉज एक्यूज्ड देयर।
उसमें किसी की गलती हम ये कहें कि थी, ऐसा नहीं, सरकारों की गलती थी ऐसा नहीं है। ट्रक निकल रहा था, पलट गया, मृत्यु हो गई, बड़ा दुखद समाचार है। अब वहाँ जो 24 लोगों की मृत्यु हुई उनमें कुछ घायल भी थे, 24 ये और कुछ घायल हैं, वो सारे बिहार के या पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। सरकार वहाँ पर जो पुलिस की मशीनरी है, पुलिस की मशीनरी ने कुछ ट्रक हायर किए और हायर करके उनको उसमें बिठा दिया। उनकी डेड बॉडियाँ रखी गई, जो लोग मृत्यु हुई जिनकी, उनके पोस्टमार्टम वगैरह हुए होंगे, उसके बाद उनकी डेड बॉडियाँ रखी। डेड बॉडियों के साथ वो लोग जो उनके साथी थे उनको साथ में उन ट्रकों पर बिठा दिया। अब आप देखिए, क्या एम्बुलेंस में मृतक के साथ उसके परिवारजन नहीं बैठते क्या? मृतक के साथ या डेड बॉडी के साथ घर के लोग उसको अंतिम संस्कार करने तक नहीं जाते क्या? बाहर से कोई बॉडी लेकर आते हैं तो जिस ट्रक पर बॉडी लाते हैं उस पर परिवार के लोग नहीं बैठते क्या? ऐसा ट्रक निकलते हुए प्रयागराज से गुजरा, तो प्रयागराज में एक इस्लामिक मॉडल यानी कि अरेबिक मॉडल को अडॉप्ट करने वाला व्यक्ति वहां वो लेकर पहुंच गया। अब उसने जो न्यूज बनाई, उस न्यूज में उसने कहा कि देखिए इसमें डेड बॉडी रखी हुई है, उसमें परिवारीजन बैठे हुए हैं। अरे भाई, डेड बॉडी के साथ परिवार ही नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? और उस बात को लेकर ये असंवेदनशीलता है, ये संवेदनशीलता नहीं है, ये सरकार की फॉल्ट है, सरकार ने गलत कर दिया, सरकार ने आत्महत्या कर लेनी, दुनिया की बातें। अरे भैया, हमारे देश में ऐसा ही होता है, भारत को पहचानो, भारत में ऐसा ही होता है। सरकारें उस समय, अब उन्होंने कहा कि साहब, फिर बाद में जब प्रशासन को कहा गया तो प्रशासन ने दूसरे वाहनों का इंतजाम किया, तब तक आधे घंटे गाड़ी खड़ी रही। अरे भैया, एकदम यहां आप जो ओला करते हैं ना या उबेर करते हैं, ओला और उबेर को आने में 15 मिनट लगते हैं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने वहां, प्रशासन ने आधा घंटा गाड़ी अरेंज करने पर लगा दी, आधा घंटा तो साहब खड़े रहे वहां पर। अरे ये ह्यूमन बॉडी है, इस समय संकट का समय है, सबके सामने समस्या है, लेकिन आधे घंटे में भी अगर उन्होंने कुछ गाड़ियां अरेंज करवा दी तो इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। औरैया में घटना हुई, उस घटना से के बाद लोगों के तुरंत पोस्टमार्टम किए गए, उनकी बॉडियां अरेंज की गई, गाड़ियां अरेंज की गई और उनको बिहार भेजने की व्यवस्था की गई विद इन ए 1 डे। ये अप्रिशिएबल वर्क नहीं है क्या? इस अप्रिशिएशन के बजाय वो अरेबिक मॉडल को यहां पर थोप रहे थे। हालांकि अरेबिक मॉडल का तरीका क्या है? अरेबिक मॉडल यह है कि जहां मरता है वहीं गड्ढा खोदो और गाड़ दो, उसको परिवार से कोई लेना देना नहीं। खैर, हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आखिर हम इस दशा में पहुंचे क्यों कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं के भी देश के लोग दूसरे शहरों में जॉब करने जाते हैं। आखिर यूरोप में तो ऐसा बहुत नहीं देखने को मिल रहा कि लोग माइग्रेंट हो रहे हों, ये हिंदुस्तान में क्यों ऐसा करने को मिल रहा है? हम अगर इतिहास में जाएंगे तो गुलामी के समय के बाद, गुलामी के समय तक हिंदू मॉडल इकोनॉमिक्स में रहा, पॉलिटिक्स में नहीं। अब देखिए, दो मॉडल, जो कास्टिज्म है या जो मॉडल है, उसको दो तरह से देखना चाहिए। एक तो कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स और एक कास्टिज्म इन इकोनॉमी। कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स एंड कास्टिज्म इन इकोनॉमी। कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स जब आप देखेंगे तो छुआछूत पैदा करेगी, भेदभाव पैदा करेगी। कास्टिज्म इन इकोनॉमी देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर देगी। हमारे यहां का जो ओरिजिनल हिंदू मॉडल है वो कास्टिज्म इन इकोनॉमी है, कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स नहीं। जब से ये पॉलिटिक्स होने लगी तब से ये पॉलिटिकल इशू बना और वो इतनी हावी हो गई कि कास्टिज्म इन जो इकोनॉमी है वो बस्ट होती चली गई और लोगों को अपने ही व्यवसाय से घृणा होने लगी। और घृणा होते होते नतीजा ये निकला कि वो गांव के आर्टिसंस को छोड़कर, गांव की जो उसके हाथ में जो हुनर था, उसके परिवार का जो हुनर था, उसको छोड़कर वो पंजाब और महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए निकल पड़ा। हमने इतना उसको पंचराइज कर दिया। इसमें समाज का भी नो डाउट दोष है और समाज का भी बहुत बड़ा दोष है। जिन समाज के लोगों ने पॉलिटिकली उनको अछूत किया या करने की कोशिश करी, वो हमारा ओरिजिनल मॉडल नहीं है। हिंदू मॉडल जो है वो कास्टिज्म इन इकोनॉमिक्स है और वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर है। क्यों आज हम इस सिचुएशन में पहुंचे? क्योंकि हमने जो कास्टिज्म इन इकोनॉमिक्स का मॉडल था वो हमने पहले, अंग्रेजों ने उसको तोड़ा। अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए बहुत सारे कानून पास किए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारे इस तरह के काम होते थे और गांव-गांव में अपनी सेल्फ सफिशिएंसी थी। अपने गांव में हम जो व्यापार करते थे एक दूसरे के साथ, वो एडजस्ट करते थे, यानी कल्चरल सोशल इकोनॉमिक्स। कल्चरल सोशल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हमारे कल्चर में रिलेशन बेस्ड इकोनॉमी थी। रिलेशन बेस्ड इकोनॉमी से मतलब है कि हमारे पास वो 7 जातियां 10 जातियां थी, ऐसे 350 प्रकार के भारत में क्लस्टर
और 2800 प्रकार के और उससे ज्यादा प्रकार के काम हुआ करते थे। आज भी वो सब होते हैं, लेकिन वो जो कल्चरल इकोनॉमी है वो मल्टीनेशनल इकोनॉमी में चली गई। अब हम क्या करने लगे हैं, हम गांव के बढ़ई से चारपाई बनवाने की बजाय मल्टीनेशनल कंपनी का जो बेड बनता है, डॉक्टर, वो बुरादे का खरीदने लगे, और बुरादे का खरीदने का नतीजा ये निकला कि वो 2-3 साल में टूट जाता है और हमको दूसरा लेना पड़ता है। गांव में अगर हम अपने बढ़ई से अपना बेड बनवा रहे थे तो वो 20 साल चलता था, और वो पैसे भी कम होते थे, उसका व्यापार भी चलता था, वो वहां रहता था। हमने क्या किया कि वहां से निकलकर हम मल्टीनेशनल इकोनॉमी पर चले गए, वैश्विक इकोनॉमी जिसको कहते हैं। और ये उस समय अंग्रेजों ने कोशिश की कि भाई यहां से रॉ मटेरियल खरीदा जाए, उसको तैयार किया जाए, तैयार करके भारत को एक मार्केट की तरह देखा जाए, और मार्केट की तरह देखकर उसको उपभोग किया जाए और ऐसे वेल्थ ट्रांसफर की जाए। अब चूंकि इन एरियो में ऐसा रहता है तो क्या किया, शेड्यूल्ड कास्ट ऑफेंडर्स एक्ट। अब सोचिए कि शेड्यूल्ड कास्ट ऑफेंडर्स एक्ट 1871 या एसटी क्रिमिनल्स एक्ट। अब शेड्यूल्ड कास्ट क्रिमिनल एक्ट 1871 पास करके सभी शेड्यूल्ड कास्ट को, सभी लोगों को, सभी आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। इसके साथ साथ ही दूसरा कानून बैगर्स प्रोविजन एक्ट। बैगर्स प्रोविजन एक्ट का मतलब जो साधु सन्यासी, क्योंकि हमारे यहां भीख मांगने का कोई प्रावधान नहीं है, भिक्षु जो होते हैं ना, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो चाहे वो ब्राह्मण भिक्षु हो, उन भिक्षुओं का अपना एक समाज में रोल है। वो समाज से भोजन के अलावा कुछ नहीं मांगते, लेकिन समाज को सब कुछ देते हैं। अब बौद्धों को रोकने के लिए कि वो इकोनॉमी में योगदान ना करें, या जो साधु सन्यासी हैं वो इकोनॉमी में योगदान ना कर पाएं और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रांसफर ना हो पाए और देश कभी यूनाइट खड़ा ना हो पाए, तो उन्होंने बैगिंग प्रोविजन एक्ट पास कर दिया। अब कोई भी साधु अगर किसी गांव में जाएगा तो वो दोषी होगा और जेल जाएगा। इसी प्रकार सभी के सभी ट्राइब्स पैदा होते ही क्रिमिनल घोषित कर दिए गए। यानी कि वो अपना आर्टिसन, अगर वो कोई काम करते हैं जो उनका पैतृक काम है, वो अगर कोई काम करते हैं तो वो दोषी हैं और उनको जेल जाना चाहिए। हमने क्या किया कि आजादी के बाद 1952 में उसको खत्म किया। नो डाउट खत्म करना ही था कि क्रिमिनल स्ट्राइप्स एक्ट, लेकिन हमने उसको खत्म करके नाम चेंज किया, एक्ट वैसा का वैसा ही रहा। 1952 में हमने हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट पास कर दिया। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में भी ये उसका रिप्लेसमेंट था। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट में भी वही लोग जो आदिवासी थे वही ऑफेंडर घोषित किए गए। 2017 में जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने धीरे धीरे करके कहा कि इस तरह के जितने कानून हैं जो इररेलेवेंट टाइप हैं, इन कानूनों को भारत से खत्म करना है। उन कानूनों को भारत से खत्म करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बिठाया। उस कमीशन ने रिकमेंडेशन करनी शुरू कर दी। 2017 में ह्यूमन राइट कमीशन ने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रेफर किया कि भाई आप हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट खत्म कर दी, तो सरकार ने 2019 में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट खत्म किया। यानी कि जो आदिवासी है, जो शेड्यूल कास्ट है, जो वनों में रहता है, वो व्यक्ति पैदा होते ही इस एक्ट के तहत क्रिमिनल होता था। अब सरकार, केंद्र सरकार ने वो कानून खत्म करके हर एक व्यक्ति को पॉजिटिव देखना शुरू कर दिया। हाँ, वो अलग बात है कि इस एक्ट को रिप्लेस करके हमको देश में एक और एक्ट पास करना था, या इस एक्ट की जगह 1952 में जो एक्ट पास करना था वो करना था रिलीजियस ऑफेंडर्स एक्ट। यानी कि रिलीजन के नाम से जो ऑफेंस करते हैं, चाहे वो पंडित करता हो, चाहे चर्च का पादरी करता हो, चाहे मस्जिद का मौलवी करता हो, चाहे मुसलमान के नाम से हो, चाहे हिंदू के नाम से हो, हमको करना था रिलीजियस ऑफेंडर्स एक्ट। यानी कि रिलीजन के नाम से जो लोग भी अत्याचार करते हैं उनको सजा होनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमने वैसा नहीं किया, और जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो कल्चरल इकोनॉमी है, कल्चरल इकोनॉमी में पर हमने प्रहार कर दिया। जो अंग्रेजों ने किया था अपने प्रोडक्ट को यहां सेल करने के लिए और यहां की लोकल सिचुएशन को समाप्त करने के लिए। हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता के बाद हमने साम्यवाद का मॉडल अडॉप्ट किया, यानी कि कम्युनिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया। और अगर हम देखेंगे तो रशिया से हमारे पास कुछ एडवाइजर्स उस समय आए थे, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उनकी ही रिकमेंडेशन पर हमने 5 ईयर प्लान्स वगैरह शुरू किए थे। तो हम कम्युनिस्ट मॉडल पर आ गए। कम्युनिस्ट मॉडल भारत में लगभग 60-70 साल चला। 1925 में ये शुरू हुआ था जब कम्युनिस्टों का भारत से संपर्क हुआ, और ये 1991 तक चला, एक लंबे समय तक। हम कह सकते हैं कि 65-70 साल एक कम्युनिस्ट मॉडल भारत में चला।
1991 में जब ग्लोबलाइजेशन का समय आया और मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने ग्लोबल मॉडल प्रेजेंट कर दिया, तो हम वैश्विक मॉडल पर आ गए। और ग्लोबल मॉडल ने जो भारत में जितना अत्याचार किया उतना आज तक अंग्रेजों के मॉडल ने भी नहीं कर पाया था। क्या किया? ग्लोबल मॉडल के समय पर हमने अमेरिकन स्यूडो इकोनॉमिक प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया, अमेरिकन स्यूडो इकोनॉमिक मॉडल। और भारत का जो हिंदू मॉडल है वो मॉडल चाइना ने स्यूडो हिंदू मॉडल अडॉप्ट कर लिया। मैं सूडो हिंदू मॉडल का मतलब कहता हूं क्योंकि हिंदुस्तान का ओरिजिनल मॉडल है, लेकिन चाइना की परिस्थिति दूसरी है, फिर भी चाइना ने हिंदू इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया और हमने अमेरिकन वैश्विक मॉडल, वैश्विक मतलब जो ग्लोबल मॉडल है, ग्लोबल मॉडल अमेरिका का अडॉप्ट कर लिया। सूडो अमेरिका हम बन नहीं पाए और हिंदू मॉडल हमने छोड़ दिया। हिंदू मॉडल को अडॉप्ट करने वाला चाइना था। पिछले इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में चाइना ने जो प्रोग्रेस वर्ल्ड में की उस हिंदू मॉडल को अडॉप्ट करने के बाद, हालांकि वो पूरा नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने जो ग्रोथ रेट दर्ज किया है वो काबिले तारीफ है। अब ये मॉडल है क्या, इनको समझने की जरूरत है। और ये मॉडल फेल वाकई में हो गए हैं क्या? वैश्विक मॉडल फेल हुआ है? इसको अगर आपको देखना चाहते हैं तो 2005 का जब स्लो डाउन आया था भारत में, या भारत में कम आया था, विश्व में आया था, तब भी इस बात की चर्चाएं उस समय के इकोनॉमिस्टों ने की, वर्ल्ड फोरम पर की, कि क्यों ना हम इंडियन हिंदू इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट करें। और चूंकि हिंदू मॉडल इस समय हम फेल करते जा रहे हैं, इसलिए ये स्लो डाउन आया। 2013 में यूएनओ में उस पर विस्तृत चर्चा हुई। यूएनओ में चर्चा मतलब उनकी जो जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली में चर्चा हुई और यह कहा गया, बिकॉज वी डिपार्टेड द कल्चर फ्रॉम द इकोनॉमी, दैट इज वाई वी आर ऑन दिस ट्रैप। हमने जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो कल्चर था वो कल्चर इकोनॉमी से बाहर कर दिया और हम अब उपभोक्तावाद की जिंदगी में आ गए। उपभोक्तावाद की जिंदगी से मतलब है कि नाउ ईच एंड एवरी पर्सन लुक्स द मार्केट एवरीवेयर। किसी से बात करता है तो यह सोचता है कि इसके साथ हमें क्या मिलेगा, किसी के साथ व्यापार बनाता है तो कहता है कि इसके साथ मुझे क्या मिलेगा, किसी के साथ विवाह संबंध बनाता है तो सोचता है इससे मुझे क्या मिलेगा, अपना घर बनाता है तो यह सोचता है कि मुझे इससे क्या प्रॉफिट होगा, खेत खरीदता है तो यह सोचकर खरीदता है कि ये 2-4-5 साल बाद कितने पैसे का हो जाएगा। ये उपभोक्तावाद का मॉडल है, ये नेशनलिस्ट मॉडल नहीं है। राष्ट्र की जगह यानी कि कल्चर और रिलेशन की जगह मार्केट ने ले ली, यानी कि वी थिंक एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अगर मेरे बेटे की शादी किसी की बेटी से हो सकती है और हमारा उसमें कुछ रिलेशन बन सकता है, रिलेशन इन द सेंस कि हमारा कुछ इकोनॉमिक मॉडल बन सकता है या हमें कुछ लाभ हो सकता है, तो हम शादी करने के लिए तैयार घूमते हैं दोनों पार्टियां कि भाई इससे मुझे यह लाभ होगा। तो ये मॉडल कैसा है कि अब हर बात में मां का सेवा करनी है का मतलब मुझे इतना लॉस हो रहा है, इसलिए इनको अनाथालय में भेज दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ओल्ड एज हाउस में भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। ये बच्चे का भरण पोषण मैं करता हूं जिसकी वजह से मेरे को नुकसान होता है, मेरे व्यापार में नुकसान होता है, इसलिए इसको हॉस्टल में भेज दिया जाए। मेरे पति और पत्नी दोनों मिलाकर ज्यादा कमाएंगे तो अच्छा मकान बना लेंगे, इसलिए बच्चों को किसी और के हाथ सौंप दिया जाए और हम दोनों ही काम करने निकल पड़े। ये मॉडल उपभोक्तावाद का मॉडल है, ये मार्केट का मॉडल है। यानी कि हर चीज में मार्केट, जो खरीदा वो मार्केट, जो बेचा वो मार्केट, जो बनाया वो मार्केट, जो तोड़ रहे हैं तो मार्केट। ये उपभोक्तावाद के मार्केट की तरफ हम बढ़ गए। कल्चरल रिलेशनल हिंदू मॉडल हमसे हटते जा रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसलिए वर्ल्ड वाइड या पूरे हिंदुस्तान में हम कह लें कि हिंदुस्तान के एटलीस्ट रूरल एरिया में, जिसको हम 50% 60% रूरल एरिया, प्योर रूरल एरिया कहते हैं, उस एरिया में आज भी हिंदू इकोनॉमिक मॉडल है। कारण क्या है? क्योंकि ये जो उपभोक्तावाद का मॉडल है ना, जिस मॉडल में क्या समझाया, ये जन्म कैसे हुआ, इसको हम रिलीजियस मॉडल भी कहते हैं। जन्म ऐसे हुआ कि ईसाइयों ने या ईसा मसीह ने या मैं कहूं कि बाइबल ने यह कहा कि परमेश्वर ने इस संसार में जो कुछ बनाया वो तुम्हारे उपभोग के लिए बनाया। अब आपके उपभोग के लिए सब कुछ बनाया का मतलब क्या है? उपभोक्तावाद का मॉडल वहां से निकलेगा। रिलेशन डिपार्ट होंगे। कुछ राइटर्स का जो एक्सप्लेनेशन करते हैं बाइबल का, उनका कहना है कि ईसा मसीह खुद इस व्यू के थे कि वो कहते थे मैं पिता को बच्चों से और भाई को बहन से अलग करना चाहता हूं, इंडिविजुअली ग्रोथ करना चाहिए। आज वो इंडिविजुअलिज्म
माइक्रो फैमिली, ये सब भारत में भी आ गया है। ये हमारा मॉडल नहीं है, वो 2000 साल से इसको अडॉप्ट किए हुए हैं उन्होंने, जज जैसे भी वो करते हैं। हमारा मॉडल कैसा है? हमारा मॉडल कल्चरल इकोनॉमिक रिलेशन का मॉडल है, यानी कि हमारे सब जितने प्रकार के गांव में लोग रहते हैं, परिवार में जितने प्रकार के लोग रहते हैं, एक परिवार के पास एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट पर वो काम करता है, बाकी गांव के लोगों को वो सप्लाई करता है, और गांव के दूसरे लोगों के पास जो प्रोडक्ट है, दूसरे परिवार के पास जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हम लेते हैं। यानी कि हमारा रिलेशन इंटर रिलेशन है। मैं जिस विषय पर काम करता हूं उस विषय के जो बाई प्रोडक्ट हैं वो भी कोई परिवार काम करता है। इसीलिए हमारे पास 3000-4000 प्रकार के काम भारत में मोटे मोटे, वैसे तो अगर हम माइक्रो बिजनेसेस की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 5 करोड़ प्रकार के माइक्रो बिजनेसेस हैं, और भारत में लगभग 15 करोड़ लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं। भारत में 5000 परिवार, 5 करोड़ प्रकार के व्यापार हैं जो लगभग 15 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और ये 15 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 15 करोड़ माइक्रो फैमिलीज का एम्प्लॉयमेंट है, जहां हम उनको एडजस्ट करते हैं। दूसरा, हमने जब फैमिली की प्रॉपर्टी की बात करी तो हमने एक कानून पास किया जिसको हम मिताक्षरा लॉ कहते हैं, और उस कानून को हम सहदाई कहते हैं, यानी कि कोपार्सनर्स। कोपार्सनर होता है कि परिवार की संपत्ति में घर में जन्म लेने वाला बच्चा भी उतना ही भागीदार है जितना परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति। ये पारिवारिक व्यापार है, तो पारिवारिक व्यापार में जो बच्चा जन्म लेगा उसका उतना ही अधिकार है। आप हिंदू लॉ अगर कोई भी जानता हो तो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 6 में जब हम जाएंगे तो वो कहता है कि सहदाई संपत्ति डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें बैठा हुआ व्यक्ति जो उस समय मैनेजर है उसको भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो उसको डिस्पोज कर सके जब तक परिवार की आवश्यकता ना हो। इसलिए परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उस पारिवारिक संपत्ति में अधिकारी है। क्यों ऐसा किया था? क्योंकि पारिवारिक बिजनेस है, रिलेशन का बिजनेस है, किसी एक व्यक्ति के पास इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट नहीं है। इस मॉडल में अगर हम कम्युनिस्ट राइटरों को देखें, हालांकि वो भटक गए, लेकिन अगर हम कार्ल मार्क्स को देखें तो वो कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है 7 लोगों से ज्यादा अगर किसी व्यापार में लगते हैं या आप हायर करते हैं तो वो कैपिटलिस्ट कहलाएगा। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमी डेवलप करनी है तो 7 लोगों तक के ऐसे मॉडल डेवलप करिए जिसमें 7 लोगों के से कम की आवश्यकता हो और वो एक अपने आप में हब हो, उन 7 लोगों की आवश्यकता वहां से पूर्ण हो। और ऐसे करके नाई है, बढ़ई है, लोहार है, सोने का कार्य करने वाला है, जूते का कार्य करने वाला है, कपड़े का कार्य करने वाला है, माली का कार्य करने वाला है, बहुत सारे, बैलगाड़ी का काम करने वाला है, जानवरों का काम करने वाला है, जानवरों की दवा देने वाला है, खेतों में काम करने वाला है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के हमारे यहां माइक्रो इकोनॉमी डेवलप हो गई। अमेरिकन रिसर्च ये कहती है कि उनके यहां का जो डेवलपमेंट है 1960 की बात करें और 2014 की बात करें, कितना बड़ा परिवर्तन है उनके मॉडल से। हम अपने हिंदुस्तान की बात नहीं करें, उनके मॉडल से बात करें। 1960 में यूएस में गवर्नमेंट सेविंग 20% थी, यानी कि कॉर्पोरेट सेविंग या गवर्नमेंट सेविंग 20% थी और फैमिली सेविंग 80% थी 1960 में। जब उन्होंने इस मॉडल को प्रचारित किया, चूंकि हम सब जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका निकल कर आया, बाहर उभर कर आया, तो अमेरिकन मॉडल चला। और आज की तारीख में 2014-15 में जब उनके यहां सर्वे होता है तो कॉर्पोरेट सेविंग 120% है। अब अगर कॉर्पोरेट सेविंग 120% होगी तो फिर फैमिली सेविंग कहां चली जाएगी? फैमिली सेविंग चली जाएगी -20 में। और -20 में अगर चली जाएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए? उसको मल्टीनेशनल से एक क्रेडिट कार्ड खरीदना पड़ेगा। उस क्रेडिट कार्ड पर पहले पैसे निकाल लेगा, खर्च कर लेगा, खर्च करने के बाद अब जो पैदा करेगा वो पैदा करके फिर उस क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी को पे कर देगा। ये -20% इकोनॉमी, जो 80% सेविंग थी फैमिली की, जिसकी वजह से समृद्ध देश था, वो -20% पर चली गई और कॉर्पोरेट सेविंग 120% पर आ गई। वो स्यूडो मॉडल भारत ने अडॉप्ट कर लिया।
तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकला कि हमने माइक्रो इकोनॉमी जो भारत की थी उसको विखंडित कर दिया और हम मल्टीनेशनल पर आ गए, वैश्विक मॉडल पर, जो मनमोहन सिंह जी की देन थी 1991 में। उस वैश्विक मॉडल का नतीजा ये निकला कि हमने ग्लोबलाइज कंपनियों को भारत में इनवाइट किया और कंपनियां भारत में आने लगी और कंपनियों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू कर दिया। जो एम्प्लॉयमेंट हमारे गांव में, जो परिवार में है, जो रिलेशंस में है, जो हमारे हिंदू इकोनॉमी में है, वो एम्प्लॉयमेंट अब मल्टीनेशनल ने करना शुरू कर दिया, क्योंकि मल्टीनेशनल ने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, सस्ता बेचना। अब ये सस्ते की जो उपभोक्तावाद डेवलप हो गया, तो हमारे गांव में अगर चारपाई 5,000 रुपए की बनती थी और वो 3,000 रुपए का बेच रहा है। अब फर्क हम ये नहीं कर पाए कि जो 5,000 रुपए का सामान हमारे गांव में बनता है वो 25 साल चलता है, और जो हम मल्टीनेशनल से लेकर आते हैं वो 3 साल में खराब हो जाता है, क्योंकि वो बुरादे को चिपकाकर उसको कहेंगे ये डॉक्टर्ड है, उसको कहेंगे ये पता नहीं नए नए नाम देते हैं और ऊपर से पॉलिश की और बेच दिया। तो क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हम उसमें एम्प्लॉयमेंट ढूंढने लगे, क्योंकि वो उपभोक्तावाद पर डेवलप हो गया, और धीरे धीरे गांव विलेज का जो व्यापार था, वो विलेज का व्यापार धीरे धीरे रिड्यूस होते हुए जीरो पर आ गया और लोग माइग्रेट करने लगे मल्टीनेशनल मल्टी शहरों में। और जो कॉर्पोरेट शहर होते थे, या हम ये कहें कि ये जो डेवलप्ड शहर जिनको आज आप कहते हैं, वहां लोग माइग्रेट करने लगे, वहां एम्प्लॉयमेंट करने लगे और अपना ओरिजिनल व्यापार छोड़ आए। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि मल्टीनेशनल सेविंग बढ़ती चली गई, कॉर्पोरेट सेविंग बढ़ती चली गई, और जो इंडिविजुअल रिलेटिव सेविंग थी वो कम होती चली गई। इंडिविजुअल रिलेटिव जो सेविंग हमारी होती थी, उससे हम सोना बनाते थे और सोना ही हमारा अपना होता था। गवर्नमेंट जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनका क्यों सपोर्ट करती हैं? क्योंकि वो कंपनियां टैक्स देती हैं सरकार को, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से टैक्स मिल जाता है आसानी से, उनको टारगेट किया जा सकता है, उनसे टैक्स मिल जाता है। लेकिन ये जो माइक्रो इकोनॉमी है, इससे टैक्स कलेक्शन नहीं होता, तो आमदनी सरकार की कहां से होगी? सरकार की आमदनी मल्टीनेशनल के आने से होगी, सरकार की आमदनी कॉर्पोरेट सेक्टर के बढ़ने से होगी, सरकार की आमदनी माइक्रो इकोनॉमी से नहीं होगी। इंडिविजुअल 130 करोड़ मरता है, मरने दे, लेकिन पैसा कॉर्पोरेट के पास जाना चाहिए। कॉर्पोरेट के पास पैसा जब जाएगा तो कॉर्पोरेट का पैसा सरकार के पास आएगा, सरकार अपने खर्चे उठाएगी। इसलिए सरकार माइक्रो इकोनॉमी से उठकर मल्टीनेशनल इकोनॉमी में चलिए, हिंदू इकोनॉमी से उठकर वो स्यूडो अमेरिकन, स्यूडो क्रिश्चियन या स्यूडो मुस्लिम कम्युनिटी पर आ गई। अब स्यूडो क्रिश्चियन इकोनॉमी पर जब वो आ जाएगी, तो सरकार जब 2014 में नई बैठी तो वो उसी मूड की थी कि हमें माइक्रो इकोनॉमी डेवलप करना, क्योंकि उसका जो प्रिंसिपल है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं उनके पीछे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो वाद है, जिसको हम एकात्म मानव दर्शन कहते हैं, वो कहते हैं कि इकोनॉमी तब अच्छी हो सकती है जब अंतिम हाथ तक काम मिले। अब अंतिम हाथ तक काम मिलने के लिए उनको जब आप ज्यादा पढ़ेंगे तो वो हिंदू इकोनॉमी पर चले आते हैं। हिंदू इकोनॉमी पर जैसे जैसे वो आते हैं वैसे ही गांव समृद्ध होने लगेगा, और सरकारों ने वो सुनना नहीं है। 2014 की सरकार बैठी, उनके प्रिंसिपल चूंकि दीनदयाल उपाध्याय है, इसलिए उन्होंने अंत्योदय योजना और ये सब शुरू किया। इसी को ध्यान में रखते हुए माइक्रो इकोनॉमी कैसे डेवलप हुई, मुद्रा योजना निकाल दी। अब मुद्रा योजना सरकार ने निकाल तो दी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस होंगे जो पिछले 70-80 वर्ष से अपने आप को स्टैब्लिश किए पड़े हैं। उसको धन चाहिए, आरबीआई ने उसका विरोध कर दिया, और आरबीआई को इंटरमीडियरी चाहिए। आरबीआई को इंडिविजुअल सीधा पैसा जमीन पर नहीं चाहिए कि व्यापार, कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान, अपना छोटा सा व्यापार स्टैब्लिश कर ले। आरबीआई को चाहिए कि वो मल्टीनेशनल कंपनियां या बीच में इंटरमीडिएट बिचौलिया उसको चाहिए। उनका तर्क भी ठीक है, क्योंकि उनका मॉडल दूसरा है, वो सूडो अमेरिकन मॉडल पर है। उनका कहना यह है कि अगर हम इंडिविजुअली किसी को कर्ज देते हैं मुद्रा योजना में तो वसूल करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी सॉल्वेंसी है, सॉल्वेंसी मतलब जिसकी कुछ हैसियत है, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, उसको अगर हम लोन देते हैं तो हमें रिकवरी आसानी से हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि इंटरमीडियरी आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, और भारत सरकार चल पड़ी है माइक्रो इकोनॉमी की तरफ कि हम हर एक व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसके ओरिजिनल व्यापार की तरफ, जिसको आप कास्ट इकोनॉमी कहते थे, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं, काल इकोनॉमिक्स कहते थे, वो कास्ट इकोनॉमिक पर हम उसको दोबारा शिफ्ट कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार, ये कोरोना के समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वही करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि जो हमारे यहां के लोग हैं, जो हमारे यहां के व्यापार हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसा करके हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं और इन सबको हम वहां एडजस्ट करेंगे।
जो हमारे यहां के ओरिजिनल व्यापार हैं, जो हमारी नसों में है, कॉलेज में पढ़े बगैर, हमारी डिग्री के बगैर, वो हम इनको सिखाकर इनकी स्किल्स को बेस बनाकर एक्सपोर्टर बन जाएंगे। आपको जानकर बड़ा हैरान होगा कि त्रिपुर एक जगह है तमिलनाडु में, त्रिपुर में 68% एक्सपोर्टर है, और एजुकेशन कितनी है वहां पर? केवल 7% लोग ग्रेजुएट हैं। 7% पर्सन्स आर ग्रेजुएट, बट 68% आर एक्सपोर्टर, और 90% लोग उसमें 10वीं क्वालिफाई नहीं है या 10वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके पास 100% एम्प्लॉयमेंट है लगभग। क्या है? स्किल बेस्ड हिंदू इकोनॉमी पर शिफ्ट कर गए वो। ऐसे आप सूरत चले जाइए, सूरत में आज से 30-35 वर्ष पीछे जाएंगे तो सूरत एक गटर की तरह पड़ा हुआ, बड़ा भयावह स्थिति में है। सूरत ने डायमंड कटिंग का एक प्रोजेक्ट लिया और सूरत के लोगों ने स्किल डेवलप करना शुरू किया कि डायमंड कैसे बनता है। नरेंद्र मोदी जी की वहां पर सरकार बनी जब गुजरात में, आज से 20 वर्ष पहले, तो उन्होंने उस पर कॉन्सेंट्रेट कर गए वो, और कॉन्सेंट्रेट करते हुए वो स्किल डेवलपमेंट को लेकर वहां काम करने लगे। आज नतीजा यह है कि हम देख पा रहे हैं कि सूरत देश के सबसे समृद्ध स्टेटों में से पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां। हमारी जो एजुकेशनल मॉडल है, जो मॉडल हमने सूडो अमेरिकन बॉडी पर लिया, और दुर्भाग्यवश हमारे जितने फाइनेंस मिनिस्टर भी हुए, कोई ऑक्सफोर्ड कोई कैम्ब्रिज का हुआ करता था। मनमोहन सिंह जी के लिए भी हम लोग ऐसे ही कहते थे, पी चिदम्बरम के लिए हम ऐसे ही कहते हैं, लेकिन वो मॉडल पूरे वर्ल्ड में फेल हो गया और विश्व कह रहा है कि ये मॉडल फेल हो चुका है और इस मॉडल से किसी का भला नहीं होने वाला। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथ में, यानी कि 2-3-4% लोगों के हाथ में पूरे संसार की वेल्थ होगी, और 95% लोग हैंड टू माउथ होंगे जो क्रेडिट कार्ड पर चलेंगे। ऐसी इकोनॉमी भारत में चल नहीं सकती। ऐसे ही आप एक स्थान है मोरबी, आप चले जाइए गुजरात में, पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोरबी में है, और वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, स्किल डेवलप्ड है। ऐसे राजकोट पर चले जाइए, राजकोट का जो मॉडल है वो रिवर्स डीजल इंजीनियरिंग, 1954 में उन्होंने एक डीजल इंजन लिया, फिर रिवर्स डीजल इंजीनियरिंग पर गए, आज वो ऑटोमोबाइल का हब है, क्योंकि स्किल्स पर चला, ना कि बहुत एजुकेशन पर। और जो थोड़े से एजुकेटेड लोग उनको चाहिए थे 4-5%, वो हायर कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमी पूरी उनके हाथ पे है। ऐसे ही आप मिल्क प्रोडक्ट पर चले जाइए, गुजरात का अमूल पर चले जाइए, अनस्किल्ड स्किल्ड लोग हैं, एजुकेटेड कम है। एजुकेटेड से मतलब जो आज की जो अमेरिकन मॉडल की इकोनॉमी हम एमबीए करवा कर ला रहे हैं। ऐसे ही आप अगर चाहें तो अंबाला वगैरह चले जाइए, वहां स्किल्स के आधार पर कैपिटा इनकम है। क्या हम ऐसे स्किल्ड लेबर जो हमारे पास ऑलरेडी बाय जन्म है, जन्म से वो गोल्ड स्मिथ का बेटा है तो वो गोल्ड का काम करना जानता है, वो कहीं से कोई डिग्री लेकर नहीं आया। जो हीरे का कटिंग करने वाला डायमंड कटर है वो कहीं से डिग्री लेकर नहीं आया। क्या हम हिंदुस्तान में जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, जो अब सूडो हिंदू मॉडल चाइना ने अडॉप्ट कर रखा है। अब चाइना ने भारत में रिसर्चें की, तमाम तरह के सॉफ्टवेयर डाले, आपकी रिक्वायरमेंट्स। आप वो जानते हैं कि दीपावली पर ये गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका पास वो उन्होंने उठाया और अपने माइक्रो मॉडल को दे दिया। उन्होंने वो गणेश जी, आपको हिंदुस्तान में कि सूंड वाले गणेश जी चाहिए, कि नीची सूंड वाले चाहिए, कि ऊंची सूंड वाले चाहिए, कि तनी हुई सूंड वाले चाहिए, कि दायां पैर बाएं पे रखा चाहिए, बायां पैर दाएं पे रखा चाहिए, और हमें गंगा जी की तस्वीर चाहिए, कि गंगा जी का वो चाहिए, कि गंगा के सर पर कलश चाहिए, कि कुबेर जी साथ में चाहिए। आपकी दीपावली के जितने छोटे प्रोडक्ट हैं, दिए से लेकर और गणेश जी की, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तक, वो हिंदू मॉडल का हिस्सा था जो हमारे पूर्वजों ने कभी डेवलप किया होगा इन आर्टिसंस को बढ़ाने के लिए। वो मॉडल पूरा का पूरा चाइना ने अडॉप्ट कर लिया। हालांकि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं पूरा, लेकिन वो हमारी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए अपने यहां डेवलप करवाते हैं और हमको बेचते हैं। हमारे छोटे छोटे दियाली, रंग, होली पर इस्तेमाल होने वाले सामान, हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली मोमबत्ती, अगरबत्ती और झालर, यानी कि जो लाइटिंग व्यवस्था है,
ये सारे मॉडल किसके हैं? ये सारे मॉडल हिंदू मॉडल है जो चाइना ने अडॉप्ट कर लिया। और जब से चाइना ने ये मॉडल अडॉप्ट किया है पिछले 15 वर्ष से या 20 वर्ष से, चाइना अप होता चला गया और हम डाउन होते चले गए, क्रेडिट कार्ड पर आ गए। और हमारी लेबर जो जहां पर उसका ओरिजिनल आर्टिसंस है वो शिफ्ट होता चला गया किसी न किसी प्रकार से गांव में, वो शहरों में। और आज जब शहर आपको बंद करने पड़े कोरोना के समय पर, तो ये लेबर जो अपना ओरिजिनल मॉडल है उसको अब समझ में आया कि यहाँ तो काम बंद हो गया, लेकिन मैं तो बढ़ई का बेटा हूँ, मैं तो नाई का बेटा हूँ, मेरे घर का व्यापार ये है, इसलिए मैं इस व्यापार में आसानी से वहां खप सकता हूँ। ही इज गोइंग बैक टू द हाउस, वो अपने घर में वापस चला जा रहा है। अब सरकार को चाहिए कि ये जो मुद्रा योजना जैसी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के आधार पर विलेज इकोनॉमी डेवलप करते हैं और विलेज पर कंसंट्रेट कर जाए। स्किल्स के बेस पर आपको स्किल देनी नहीं है। हालांकि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ये शो करता है कि सरकार किस तरफ जा रही है। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भारत सरकार ने 2014 के बाद शुरू किए थे, और स्किल डेवलपमेंट के अलावा जो स्किल्ड लोग हैं उनको सर्टिफिकेशन का काम शुरू किया था, मुझे लगता है कि वो एक पहल थी। हालांकि पुराना मॉडल, पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए उसको एक साथ चेंज करना बड़ा मुश्किल काम था, तो वो कर नहीं पा रहे थे। आरबीआई जैसे बड़े संस्था उसमें बाधा पैदा किए हुए थे। आरबीआई के जो चेयरमैन या गवर्नर्स हैं वो इस्तीफे दे रहे थे, क्योंकि सरकार माइक्रो इकोनॉमी का मॉडल डेवलप करना चाहती है। अब बची सरकार की आमदनी कहां से होगी, सरकारें कैसे करेंगी? सरकारों ने 2014 के बाद अपने यहां डिफेंस इक्विपमेंट, जो यूएस करता है, 2014 के बाद हमने डिफेंस इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए। हमने ग्लोबल रिक्वायरमेंट जो है, चाहे वो डिफेंस की ग्लोबल रिक्वायरमेंट हो, चाहे ट्रक्स की हो, चाहे मोटर्स की, सरकार उस पर कंसंट्रेट करने लगी और अपने यहां प्रोडक्टिव यूनिट तैयार करने लगी, ताकि सरकार की आमदनी उसमें हो जाए, जिससे वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट देश भर का देख सके। तो इकोनॉमी जो है वो हिंदू इकोनॉमी अगर आप अडॉप्ट करते हैं, और वो इकोनॉमी जिसमें उपभोक्तावाद की इकोनॉमी है, चाहे वो इस्लामिक मॉडल हो और चाहे वो क्रिश्चियन मॉडल हो, चाहे वो यहूदी मॉडल हो, ये सारे मॉडल, ये पैगंबर व्यवस्था सीधा कहती है कि संसार में जो कुछ भी बना है वो तुम्हारे उपभोग के लिए बना है। और हिंदू मॉडल ये कहता है कि संसार में जो भी बना है वो आपके सिर्फ दोहन के लिए है। उपयोगितावाद है, यूटिलिटेरियन की थ्योरी होनी चाहिए। जितना उपयोग है उतना उसका उपयोग करने के बाद उसके संरक्षण की भी चिंता हमने ही करनी है। चाहे वो एनवायरमेंट खराब हो रहा तो एनवायरमेंट की चिंता हमने करनी है, चाहे खेत खराब हो रहा तो खेत की चिंता हमने करनी है, या जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा परिवार में कुछ समस्या है तो उनकी चिंता हमने ही करनी, और सामूहिक फैमिली के आधार पर हमको इसको डेवलप करना है। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर कॉन्सेंट्रेट कर जाएं, और सरकारें कर रही हैं, देश को केवल धैर्य रखना होगा और देश को सपोर्ट करना होगा कि स्किल बेस इकोनॉमी डेवलप की जा सकती है। क्या स्किल्स हैं, ऑलरेडी हैं, इनको कुछ करना नहीं, और इनके लिए किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं भेजना, किसी कॉलेज, किसी एमबीए में नहीं भेजना। मार्केट भी इनके लिए अलग से हमको नहीं वो करना, क्योंकि मार्केट खपेगा तो हिंदुस्तान में ही ना। तो वो गांव, और गांव के बाहर दूसरा गांव, दूसरे गांव के बाद तीसरा गांव, उसके बाद तालुका, तालुका के बाद डिस्ट्रिक्ट, जितना सरप्लस होता चला जाए उसका फिर आगे से शिफ्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, सप्लाई चेन खराब हो जाएगी, तो क्यों ना हम मुंबई के डब्बे वालों का मॉडल अडॉप्ट कर लें। मुंबई के डब्बे वालों का एक मॉडल है, उस मॉडल में आपको मालूम है 20 किलोमीटर दूर से ताजे खाने का डब्बा उसके ऑफिस में पहुंचता है और कई हाथों से ट्रांसफर होकर आता है। क्यों ना भारत सरकार, क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट्स डिब्बे वालों के मॉडल अडॉप्ट करें, जो प्रोडक्ट परमानेंटली बनता है और वो प्रोडक्ट किसी दूसरी जगह पर परमानेंटली जाता है, 5 किलो 10 किलो रोज लेता है, तो क्यों ना डिब्बे वालों को ट्रांसपोर्टेशन का, कुरियर का काम दे और वो वहां से रोज उठाए और रोज वहां पहुंचा दे दूसरी जगह पर। इस तरह आपका प्रोडक्ट जो है वो इंटरमीडिएट से बाहर आ जाएगा और इकोनॉमी सीधी होने लगेगी। और जैसे जैसे हिंदुस्तान में सेविंग होगी, जो फैमिली सेविंग है, फैमिली सेविंग होगी, तो वो देश का ही पैसा है, वो देश के ही काम आने वाला है। प्रोडक्टिविटी देश में ही मिलने वाली है, कभी आवश्यकता पड़ी तो देश में ही इस्तेमाल होने वाला है।
इस तरह आप मल्टीनेशनल कंपनियों से निजात पा सकते हैं, इस तरह आप फैमिली सेविंग बढ़ा सकते हैं, इस तरह आप कॉर्पोरेट सेविंग को कम कर सकते हैं, इस तरह आप इंपोर्ट को कम कर सकते हैं। और इस मॉडल की सबसे खास बात यह है हिंदू मॉडल की कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा नहीं है। आपको तेल इंपोर्ट करने में जो पैसा खर्च करना पड़ता है और तेल इंपोर्ट करने की वजह से सारा यह मॉडल आपको अडॉप्ट करना पड़ता है क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। इस समय 70% इससे ज्यादा तेल की डिमांड खत्म हो चुकी है देश में। तो क्या हम उस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं, हिंदू मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है आज की तारीख में आवश्यकता है कि हम हिंदू मॉडल को अडॉप्ट करें। इसके साथ ही मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं जितना चिंतन कर पाया ढूंढकर उतना मैंने अपने विचार रखे हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, आपको लगता है कि इसमें और भी चीज़ें कंसिडर की जानी चाहिए, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। नमस्कार।